हेलो, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम मनोविज्ञान यानी शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां पढ़ रहे हैं। तो आज हम उसके बारे में आगे की बात करते हैं कि अब हम नेक्स्ट कौन सी विधि देख रहे हैं। हम देख रहे हैं आज उपचारात्मक विधि। हमने ये इससे पहले देखी थी केस स्टडी। आज देख रहे हैं उपचारात्मक विधि। उपचारात्मक विधि क्या है? इसमें क्या होता है, देखो, उपचार से समझो। उपचार यानी किसी चीज का इलाज करना। तो ये किसके बारे में है कि किसी समस्या का निदान करने के लिए। इसमें ऐसा नहीं देखा जाएगा, इसमें डीप में नहीं देखा जाता कि हम किसी बच्चे को बहुत गहन अध्ययन कर रहे हैं या उसकी समस्या का बहुत डीप में अध्ययन करके फिर उसका निदान कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें केवल बच्चे की समस्या देखी जाती है कि जैसे किसी के नंबर अच्छे नहीं आ रहे, तो उसके नंबर सही लाने का तरीका या जो भी है उसको चेंज करके उसका उपचार कर दिया। तो ये क्या हुआ, उपचारात्मक विधि। ना कि उसके बारे में उसके परिवार से, स्टूडेंट से, उसके जो साथी है या उसके दोस्त है, जो टीचर्स है, सबसे अध्ययन कर रहे हैं। बस इसमें जो समस्या है उसके बारे में फोकस किया जाता है कि ये समस्या है, हमें इसको सॉल्व करना है। उपचारात्मक विधि, इसकी परिभाषा देखो कि उपचारात्मक विधि वह विधि है जिसमें बालकों की सीखने या व्यवहार संबंधी समस्याओं का निदान करके उसका समाधान किया जाता है। निदान यानी, अब आप सोच रहे हो कि निदान और समाधान, तो निदान क्या होता है, जिसमें हम उसके बारे में समस्या को खोजते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। यानी समस्या क्या है वो कारण को पता करते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसका समाधान करेंगे या उस समस्या को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। इसकी प्रक्रिया देखो, इसकी क्या क्या है, इसके स्टेप्स। स्टेप्स नहीं, इसकी प्रक्रिया की समस्या का पहचान करते हैं कि समस्या क्या है। जैसे हमने देखा कि एक बच्चा जो क्लास में अच्छे नंबर नहीं लेके आता, तो हमने उसकी समस्या क्या देखी कि अच्छे नंबर नहीं लेके आता। फिर क्या किया, उसके कारण का पता लगाया कि अच्छे नंबर क्यों नहीं लेके आ पाता। कारण का पता लगाया, फिर उसका क्या किया, उपचार किया। कि हमने कारण पता किया कि ये इसको जो पढ़ाया जा रहा है वो उसे समझ ही नहीं आ रहा। उसके स्कूल में तो उसको टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो चीज उसे समझ नहीं आ रही, और घर जाके उसके पेरेंट्स उसकी हेल्प नहीं कर रहे उस चीज को समझने में या उस चीज को समझाने में बच्चे को। तो उसका उपचार किया कि हमने उसके टीचर को बताया कि इसकी आप जो समझा रहे हो वो समझ नहीं पा रहा है, उसे थोड़ा अच्छे से समझाओ। और उसके पेरेंट्स को बोला कि ये पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, इसको इसको चीजें समझने में प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको घर पे ध्यान दो, इसके बारे में समझो कि उसको कोई समस्या आ रही है क्या पढ़ाई में, कि इसके नंबर क्यों अच्छे नहीं आ रहे। तो हमने टीचर को बताया, उसके पेरेंट्स को बताया, फिर क्या हुआ, उसका उपचार हुआ। फिर हमने मूल्यांकन किया कि अब उसके नंबर आए क्या, अब उसके नंबर बढ़े हैं क्या, कि हमने जो सोचा था कि जो हमने समस्या, क्या उसकी समस्या सॉल्व हुई है। तो ये क्या हुआ कि इसकी प्रक्रिया, कि हमने समस्या देखी, फिर उसके कारण का पता लगाया कि क्या रीजन है उसके पीछे, फिर उसका उपचार किया यानी सॉल्व किया उसको, फिर उसका मूल्यांकन किया यानी हमने उसका क्या किया, उसका वापस जो समस्या थी उसके बारे में चेक किया कि उसके नंबर अच्छे आए हैं या नहीं, या जिस रीजन से हम जो समस्या अध्ययन कर रहे हैं वो चीज सॉल्व हुई है कि नहीं। नेक्स्ट है कि इसकी विशेषताएं क्या है, कि ये क्या करता है, ये व्यक्तिगत ध्यान देता है, ये पर्सन टू पर्सन ध्यान देता है। कि जैसे ये एक बच्चा है कि जिसकी इंग्लिश कमजोर है, और एक बच्चा है जिसकी गणित कमजोर है, तो उसकी इंग्लिश सॉल्व करने में ध्यान दिया जाएगा, और उसके गणित की जो समस्या है, जो उसको गणित में कमजोर है, उसको सॉल्व करने में ध्यान दिया जाएगा। कैसे भी दे सकते, चाहे एक्स्ट्रा क्लास देके या फिर उसको अलग से कोई और तरीके से पढ़ा के या उसके लिए कुछ विधि चेंज करके पढ़ा के। तो ये क्या, व्यक्तिगत ध्यान देता है, समस्या केंद्रित है। मतलब ये क्या है, जो समस्या है केवल उसके बारे में जानता है। कि जैसे बच्चा गणित में कमजोर है, तो समस्या क्या है, उसको गणित में कमजोर है, तो वो ये नहीं देखेगा कि भाई उसके दूसरे बाकी के सब्जेक्ट्स में उसके कितने नंबर आ रहे हैं, बस वो गणित की कमजोरी को दूर करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या, समस्या पर केंद्रित है, यानी जो समस्या है उसको देखा, फिर उसको सॉल्व करने पे ध्यान दिया। सुधारात्मक है, जो समस्या है उसको क्या कर रहा है, वो सुधार रहा है। कि गणित में कमजोर है तो उसको एक्स्ट्रा क्लास लगवा दी, उसकी विधि कुछ ऐसे चेंज करके उसको समझाने का तरीका बदला, ताकि उसका क्या हो गया, उपचार हो गया, यानी सुधार हो गया, वो चीज क्या समझ गया, यानी उसकी समस्या सॉल्व हो गई।
तो ये क्या इसकी विशेषता है, इसके गुण क्या है? ये कमजोर छात्रों के लिए उपयोगी है। हम क्या कर रहे हैं, हम समस्या क्या पता कर रहे हैं कि भाई जो पर्टिकुलर या पर्सन टू पर्सन बच्चे की बात कर रहे हैं कि उसमें ये दिक्कत है, तो ये क्या कर रहा है कि उसकी कमजोरी देख रहा है कि बच्चे किस चीज में कमजोर है, किस सब्जेक्ट में है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में है या किसी पूरे सब्जेक्ट में या सभी सब्जेक्ट्स में है। तो क्या उसकी कमजोरी का कमजोर छात्रों के लिए उपयोगी है। सीखने में सुधार किया जाता है, जो सीखने में उसको समस्या आ रही है तो हम क्या कर रहे हैं कि उसकी विधि चेंज कर रहे हैं या उसके टीचर्स को बता रहे हैं या टीचर्स को गाइड कर रहे हैं कि आप इसको इस तरीके से समझाओ या इस विधि से पढ़ाओ। तो इसकी क्या गुण है। अब दोष क्या है इसके, हर विधि के कुछ ना कुछ दोष होते हैं, तो हम ये भी देख लेते हैं कि समय अधिक लगता है। समय अधिक लगेगा क्योंकि हम उस पर्सन के बारे में उसको तरीके से समझाने में उस चीज के लिए टाइम लगेगा, उसके नंबर बढ़ाने के लिए उस चीज के लिए टाइम लगेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने आज ही शुरू किया और आज ही उस चीज के नंबर बढ़ गए, हमने आज ही रेमेडी करी या आज ही हम उसके उपचार करना शुरू किया और कल उसके नंबर बढ़ गए। तो इसमें क्या टाइम लगता है, तो ये क्या टाइम कंज्यूमिंग विधि है। ऐसे शिक्षक की विशेष योग्यता आवश्यक है, टीचर को इसके लिए स्किल्स होनी चाहिए टीचर में इस चीज के लिए, क्योंकि हर टीचर क्या है कि हर टीचर जो पिछड़े बालक है या फिर जो समस्याग्रस्त बालक है उनको उनकी समस्या को सॉल्व नहीं कर पाते, या जो मंदबुद्धि बालक है या जो पढ़ाई में जो पीछे रह जाते हैं उनको पढ़ाने में टीचर्स को समस्या आ सकती है। हर टीचर उसके लिए सक्षम नहीं है। तो इसमें क्या टीचर को इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि वह समस्या को कैसे पकड़े और कैसे सॉल्व करे, उसके लिए उसको स्किल्स आनी चाहिए इन चीजों की। तो ये क्या है, विशेष योग्यता की आवश्यकता है टीचर्स के लिए। अब हमने क्या देखा, हमने उपचारात्मक विधि देखा कि उपचारात्मक विधि क्या होती है, जिसमें उपचार किया जाता है, समस्या पकड़ी और उसका उपचार किया। अब ऐसे ही नेक्स्ट है तुलनात्मक विधि यानी कंपेरेटिव विधि। कंपेरेटिव मेथड, कंपेरेटिव यानी तुलना। तुलना का मतलब किसी तुलना केवल एक चीज में तो होगी नहीं, किसी दो चीज में होगी, कि कम से कम दो पर्सन होंगे जिसके बीच में तुलना होगी। क्योंकि किसी के लिए भी कंपेयर करते हैं तो हम केवल एक इंसान का किसी ना किसी के साथ कंपैरिजन के लिए कोई दूसरा इंसान होना जरूरी है। चाहे एक ग्रुप का कर रहे हैं कंपेयर तो दूसरा ग्रुप भी होना जरूरी है। तो ये क्या है, तुलनात्मक विधि यानी तुलना करके अध्ययन किया जाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के व्यवहार की तुलना करना तुलनात्मक विधि है। इसके प्रकार देखो, व्यक्ति व्यक्ति तुलना यानी पर्सन टू पर्सन तुलना, यानी दो बच्चे हैं जहाँ एक बच्चा तो काफी इंटेलिजेंट है और जहाँ दूसरा बच्चा काफी डम्ब है, तो दोनों बच्चों की तुलना की जा रही है कि दोनों का व्यवहार कैसा होता है अलग अलग परिस्थिति में, वह इतना इंटेलिजेंट क्यों है और वो इतना मंद बुद्धि क्यों है। तो ये क्या है, व्यक्ति व्यक्ति यानी पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन हो रहा है। समूह समूह तुलना, जैसे दो समूह ले लिए, दो ग्रुप्स ले लिए कि जैसे एक साइड है गर्ल्स एक साइड है बॉयज, तो दोनों का कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों का किस चीज में ज्यादा ध्यान होता है या कौन किस चीज में ज्यादा बेहतर करता है। तो ये क्या है, दो ग्रुप की बात कर रहे हैं तो क्या होगी, समूह समूह यानी ग्रुप कंपैरिजन। जैसे एग्जांपल है ग्रामीण और शहरी छात्रों की तुलना। ग्रामीण ग्रामीण और शहरी छात्रों की तुलना, जैसे एक तो जो गांव का बच्चा है एक जो जो शहर का बच्चा है, तो हम क्या कंपेयर करके देख रहे हैं कि जो ग्रामीण बच्चा है और जो शहरी बच्चा है, इन दोनों में जो पढ़ाई का तरीका है, जो इनके जो मार्क्स आ रहे हैं वो किसके ज्यादा आ रहे हैं किसके कम आ रहे हैं। तो अगर जिसके ज्यादा आ रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है। जैसे शहरी बच्चा है, हमें पता चला कि उसके मार्क्स ज्यादा अच्छे आ रहे हैं या फिर वो थोड़ा समझने में ज्यादा बेहतर है, तो हम ये मान रहे हैं कि उसके पास ज्यादा सुविधाएं हैं, ज्यादा इक्विपमेंट्स हैं, ज्यादा उसमें उसके जो इस विद्यालय है जो टीचर्स है वो ज्यादा पढ़ाने में अच्छे हैं। और एक साइड गांव के बच्चे उसके पास उस इतनी सुविधाएं नहीं है। तो कंपैरिजन कर रहे हैं हम, तो दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं। ऐसे ही इसके गुण क्या है, इस विधि के तुलनात्मक विधि के गुण क्या है, अंतर स्पष्ट होता है, हम क्लियर डिफरेंस देख पाते हैं कि एक साइड जहाँ जैसे गांव के बच्चे हैं एक साइड शहर के बच्चे हैं, तो दोनों में हम क्लियर डिफरेंस देख पा रहे हैं कि जो गांव के बच्चे हैं वो इसलिए पीछे रह रहे हैं क्योंकि उनके पास इतने साधन नहीं है, उनके परिवार वाले इतने सक्षम नहीं है कि उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा सके,
या जैसे गरीब और अमीर बच्चे हैं, तो अमीर और गरीब में हम कंपैरिजन देख पा रहे हैं कि जो गरीब बच्चे हैं वो इतने, वहाँ के परिवार वाले इतने सक्षम नहीं है जो उनको आगे पढ़ा पा रहे हैं अच्छे से, या बड़ी स्कूलों में भेज पा रहे हैं, या उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा पा रहे हैं। और जहाँ अमीर बच्चे हैं वहाँ बड़ी स्कूल या अच्छी स्कूल्स में भेज रहे हैं जहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है, तो वो काफ़ी चीज़ें सीखते हैं और एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं, ट्यूशन्स ले रहे हैं, तो वो काफ़ी आगे, काफ़ी विकास कर पा रहे हैं, बढ़ पा रहे हैं जल्दी से। तो ये क्या है, अंतर स्पष्ट हो पाता है इससे, विश्लेषण में सहायक है। यानी हम किसी चीज़ के बारे में हम जानना चाह रहे हैं तो उसको अच्छे से उसका एनालाइज कर पा रहे हैं कि जो बच्चे हैं तो दोनों ग्रुप में इतना अंतर क्यों है, क्या क्या उसके पीछे रीजन है, तो क्या एनालाइज करने में सहायक है। इस विधि के दोष क्या है कि सभी कारकों को नियंत्रित करना कठिन है। हम जैसे कंपैरिजन तो कर रहे हैं, लेकिन हम सबको अच्छे से बेहतर तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हो सकता है कि जैसे गांव के बच्चे हैं और शहर के बच्चे हैं। अब हमने ये देखा कि उनके पास इतने साधन नहीं है, और एक साइड जहाँ शहर के बच्चों के पास काफी साधन है या इक्विपमेंट्स है, तो जहाँ गांव के बच्चे हैं, लेकिन हो सकता है उसके पीछे रहने का रीजन कुछ और हो, कि परिवार का माहौल कुछ ऐसा हो सकता है शहर के बच्चे भी, सभी जरूरी नहीं है कि सभी आगे बढ़ पा रहे हैं, कुछ बच्चे पीछे रह रहे हैं उनके परिवार के माहौल की वजह से, कुछ बच्चे गांव के भी ज्यादा आगे जा पा रहे हैं। तो हम एग्जैक्ट कंपैरिजन यानी सभी कारकों को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है कि भाई हम सभी चीजों को एक साथ लेकर चलें। अब जैसे दो बच्चे में हम कंपेयर कर रहे हैं कि एक बच्चा जो ये मैथ अच्छे से पढ़ पा रहा है और एक बच्चा नहीं पढ़ पा रहा। जब हम कंपेयर कर रहे हैं उस टाइम हमने देखा कि भाई एक जो बच्चा है वो बीमार है, तो क्या हम कंपैरिजन ढंग से कर पाएंगे, हम उस चीज को समझ पाएंगे कि ये बीमारी की वजह से इसके नंबर कम आए, या फिर इसके कोई और रीजन है, या ये मंद बुद्धि बालक है, हो सकता है उसमें कोई जेनेटिक ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से वह पीछे रह रहा हो। तो कंपैरिजन हम एग्जैक्ट तरीके से नहीं कर पाते, यानी हम हर चीज को नियंत्रित करके नहीं चल सकते कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही हो। नेक्स्ट विधि क्या है, सह संबंधात्मक विधि, यानी कोरिलेशन मेथड। कोरिलेशन यानी दो चीजों में संबंध स्थापित करके हम समझ रहे हैं। संबंध, सह संबंध यानी दो चीजों में हम संबंध स्थापित करके हम जानना चाह रहे हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है। जैसे तुलनात्मक में क्या था, हम दो पर्सन में कंपेयर कर रहे हैं। हम तुलनात्मक में हम एक ही व्यक्ति के बारे में दो चीजों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। जैसे एक ही व्यक्ति है, उसके इस चीज के बारे में जान रहे हैं और इसके इस चीज के बारे में जान रहे हैं। जैसे कि एक एक व्यक्ति है, वो पढ़ने में अच्छा है, साथ ही उस चीज में अच्छा है, तो ये इस चीज के पीछे रीजन क्या है, जैसे ये पढ़ाई में अच्छा है और इसका घर का माहौल अच्छा है, तो हमने एक ही के बारे में दो चीजें बात करी। लेकिन तुलनात्मक में क्या है, तुलना में क्या हो रहा है, दो पर्सन के बारे में तुलना हो रही है कि ये व्यक्ति ऐसा है और दूसरा व्यक्ति, जैसे ये है अमीर और दूसरा है गरीब। अब हमें इनके बीच में कंपैरिजन करके देख रहे हैं, और इसमें क्या सह संबंध में एक ही जैसे व्यक्ति है उसके बारे में दो टाइप के संबंध स्थापित करके या दो प्रकार की चीजें नोट करके हम देख रहे हैं कि बच्चा ये पढ़ाई ज्यादा करता है, पढ़ाई ज्यादा, तो क्या इसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तो नंबर भी ज्यादा, नंबर भी क्या आ रहे हैं इसके ज्यादा। तो ये क्या सह संबंध स्थापित कर रहे हैं, इन दोनों चीजों में संबंध स्थापित करके देखा कि पढ़ाई जो ज्यादा कर रहा है उसके नंबर भी ज्यादा आ रहे हैं, और तुलनात्मक में भी दो व्यक्तियों की तुलना हो रही है। अब इसकी परिभाषा देखो कि दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करना ही सह संबंध है। दो चर जैसे पढ़ाई और नंबर, इसके प्रकार देखो, धनात्मक सह संबंध यानी पॉजिटिव कोरिलेशन, ऋणात्मक सह संबंध नेगेटिव कोरिलेशन, शून्य सह संबंध जीरो कोरिलेशन। देखो धनात्मक सह संबंध, जैसे अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। जैसे हम ये वाली बात थी कि पढ़ाई ज्यादा करने से नंबर भी ज्यादा आ रहे हैं, कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उससे हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव वृद्धि हो रही है, उसका ना तो नेगेटिव वृद्धि ना कोई जीरो रेस्पॉन्स आ रहा है।
जैसे ऋणात्मक में क्या आ रहा है, ऋणात्मक जैसे कि हमने हिंदी की विधियां पढ़ी, हमने हिंदी की विधियां पढ़ी, यानी हमने हिंदी की ग्रामर पढ़ी। अब उससे क्या हो रहा है, अब हम संस्कृत की ग्रामर पढ़ रहे हैं, संस्कृत की ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हमें, क्योंकि हिंदी और संस्कृत एग्जैक्टली सेम तो नहीं है लेकिन काफी हद तक सेम है, तो हमारा क्या हो रहा है, हमें हिंदी की जो ग्रामर की चीजें हमने याद करी थी, अब सेम चीज उसमें आ गई संस्कृत की में, लेकिन उसमें कुछ अंतर है, यानी उसमें कुछ ऐसे कुछ प्रकार में अंतर है। तो हमें क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है कि हमें याद करने में मुश्किल हो रहा है, कि हमें वो चीज याद रखने में मुश्किल हो रहा है। तो नेगेटिव सह संबंध यानी जो हमारे लिए थोड़ा उल्टा असर दे रही है। जैसे कि कोई बच्चा खेल ज्यादा रहा है तो उसके नंबर क्या हो रहे हैं, वह खेलने पे ज्यादा फोकस कर रहा है, तो खेल ज्यादा रहा है लेकिन नंबर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, नेगेटिव से संबंध हो गया। पढ़ाई नहीं कर रहा, अगर पढ़ाई ज्यादा कर रहा है तो नंबर ज्यादा आ रहा है, खेल ज्यादा रहा है तो नंबर कम आ रहे हैं। ऐसे जीरो सह संबंध क्या होगा, जीरो सह संबंध में क्या है कि जैसे अगर बच्चा जिसमें कोई किसी चीज पे इफेक्ट नहीं डाल रहा, जैसे हमने कार चलानी सीखी और हमने क्या इधर चलानी सीखी साइकिल, तो दोनों से क्या हमारा कुछ कुछ अच्छा हुआ। देखो, हमने एक एक साइड हमने कार चलानी सीखी और एक साइड हमने साइकिल चलानी सीखी, तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब कार चलाने का इफेक्ट हमारी साइकिल चलाने पे नहीं पड़ रहा, तो ये क्या हो गया, जीरो सहसंबंध। इसके एग्जाम्पल देखो कि जैसे पढ़े ही ज्यादा तो नंबर ज्यादा। गुण क्या है इसके, संबंध स्पष्ट करता है, ये क्या रिलेशन स्पष्ट कर रहा है कि पढ़ाई ज्यादा करने से नंबर अच्छे आ रहे हैं, ऐसे ही खेल ज्यादा खेलने से नंबर कम आ रहे हैं, तो ये क्या संबंध स्पष्ट कर रहा है। ऐसे ही भविष्यवाणी में सहायक है कि हम बोल सकते हैं कि ये बच्चा पढ़ाई ज्यादा करता है तो इसके नंबर अच्छे आएंगे, और हम ये भी बोल सकते हैं कि ज्यादा गेम खेलता है, ये खेलने में ज्यादा रहता है, इसको खेलने का ज्यादा ही शौक है और पढ़ाई का कम, तो हम बोल सकते हैं कि इसके नंबर कम आएंगे। तो ये क्या हो रहा है कि ये भविष्यवाणी करने में सहायक है। ऐसे इसके दोष क्या है कि कारण परिणाम स्पष्ट नहीं करता, इसे समझना कि कारण परिणाम स्पष्ट कैसे नहीं करता, कि हमने कोई चीज का कारण देखा, कारण यानी हमने किसी चीज को परिवर्तित करके देखा, कि जैसे वो पढ़ाई कर रहा है और हमने उसको वो मोबाइल दिया था, वो एक एग्जाम्पल था जिसमें प्रयोगात्मक विधि में हमने प्रयोग किया था कि बच्चे पढ़ाई करते हैं और अब हम उनको मोबाइल दे देते हैं, तो अब उससे क्या उसमें परिणाम उसके परिवर्तन आ रहा है। तो इससे इस विधि से हम ये नहीं पता कर पा रहे कि उसका जो एग्जैक्ट जो रीजन था कि हमने बच्चे को मोबाइल दिया उसकी वजह से उसके नंबर कम आए, या हो सकता है कि उसके परिवार में ऐसी कुछ दिक्कत है या उसको शारीरिक कुछ समस्या आ रही है उसकी वजह से उसके नंबर कम आ रहे हैं। तो कारण और परिणाम स्पष्ट नहीं कर पा रहे हम कि रीजन क्या है एग्जैक्ट, मतलब उसकी जो समस्या है उसके जो पीछे का कारण हम रियल कारण नहीं पता कर पा रहे इस विधि के द्वारा। क्योंकि जैसे प्रयोगात्मक में तो हम प्रयोग करके देख रहे हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और भी अलग अलग में सब में अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, लेकिन इसमें हमने क्या देखा, हम तो केवल उसकी जो बच्चा है उसके किसी दो चरों के बारे में हम कंपेयर करके देख रहे हैं या उसमें सह संबंध या संबंध स्थापित करके देख रहे हैं, लेकिन उससे हम ये नहीं पता कर पा रहे हमने कि मोबाइल दिया तो उसकी वजह से नंबर कम आए, हमने ये बोल दिया, लेकिन लेकिन मोबाइल देने की वजह से नंबर कम नहीं आ रहे, हो सकता है कि वो उसको जो पढ़ाया जा रहा है उसकी वजह से नंबर कम आ रहे हैं। तो समझे कि इसका दोष क्या है कि कारण और परिणाम स्पष्ट नहीं कर सकते। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे की विधियां देखेंगे। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा तुलनात्मक विधि, सहसंबंध विधि। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे रेटिंग स्केल और भी जो बची हुई विधियां हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।